हेलो लर्नर्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक आइसोक्वेंट कर्व्स एंड रिटर्न्स टू स्केल ओब्लिक रिटर्न्स टू ए फैक्टर। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं आइसोक्वेंट कर्व का प्रयोग करते हुए एक उत्पादक के संतुलन की दशाओं को किस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में वहाँ से आगे चलते हुए हम डिस्कस करेंगे एक तो एक्सपेंशन पाथ, जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हमने डिस्कस की थी, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आइसोक्वेंट कर्व का प्रयोग करते हुए इस तरीके से पैमाने के प्रतिफल या साधन के प्रतिफल को हम दर्शा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो हमने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में डिस्कस किया था उसको रिकैप करते हैं। हमने वहाँ डिस्कस किया था कि एक उत्पादक उस समय संतुलन में होगा जब संतुलन की दो शर्तें पूरी हो जाएंगी। पहली शर्त थी कि सम लागत रेखा सम उत्पादन वक्र की स्पर्श रेखा होनी चाहिए। जो आपके सामने डायग्राम है वहाँ पर जो ई बिंदु है उस पर यह शर्त पूरी होती है। ई बिंदु पर आई क्यू और C1 एक दूसरे की स्पर्श रेखाएं हैं। इसके साथ साथ हमारी जो दूसरी शर्त थी वो थी कि जिस पॉइंट पर ये स्पर्श करें आइसोक्वेंट कर्व और आइसोकोस्ट लाइन, उस पॉइंट के ऊपर जो हमारा आई क्यू कर्व है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए, यानी उसकी जो MRTS है वो घटती हुई होनी चाहिए। तो ये शर्त भी यहाँ पे पूरी होती है। तो ये जो दो शर्तें थी, इनके आधार पर हमने उत्पादक के संतुलन की बात की थी। जो हमारी सम लागत रेखा थी वो उस पर लागत की जो लिमिट थी कॉस्ट की वो इम्पोज कर दी थी। अगर इन लिमिट को हम रिलैक्स कर दें, मान लो जो उत्पादक की लागत का जो कंस्टेंट है वो C1 से बढ़ के सपोज C2 हो गया, या अगर उस लिमिट को हम कम कर दें तो हो सकता है कि वो C3 हो जाए। तो उस कंडीशन में जो हमारा उत्पादन का स्तर है, जो संतुलन उत्पादन का स्तर है वो चेंज हो जाएगा। अगर हम ई से ई पॉइंट E1 पे जाएंगे तो हमारा उत्पादन 100 यूनिट नहीं होगा, उससे ज़्यादा होगा। इसके विपरीत अगर हमारी जो लागत का कंस्टेंट हम अगर कम कर देते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो संतुलन का बिंदु है वो IQ2 लेवल पे होगा, जो 100 से कम होगा। इसका मतलब IQ2 जब उत्पादन का स्तर है तब संतुलन अलग होगा, IQ1 पर अलग होगा और IQ पर अलग होगा। तो इस अवस्था में अगर हम इन सारे पॉइंटों को मिला दें तो जो हमारी लाइन बनती है उसको हम एक्सपेंशन पाथ कहते हैं, विस्तार पथ कहते हैं। ये विस्तार पथ क्या है? ये विस्तार पथ वह रेखा है जो लीस्ट कॉस्ट मेथड का यूज करते हुए उत्पादन के विभिन्न स्तरों को उत्पादित करने की जो संतुलित मात्रा है उसको दर्शाती है, जबकि साधनों की कीमतें जो हैं वो स्थिर रहें। क्योंकि जो हमने C1, C2 और C3 ड्रॉ किए हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसका अर्थ ये हुआ साधनों की कीमतें एक दूसरे के हर कंडीशन में बराबर हैं, उनमें जो रेशियो है वो चेंज नहीं होता है, फैक्टर प्राइस का रेशियो सेम रहता है। तो यह है एक्सपेंशन पाथ या विस्तार पथ। विस्तार पथ वह रेखा है जो न्यूनतम लागत संयोग के द्वारा उत्पादन के विभिन्न स्तर पर संतुलन उत्पादन की मात्रा को दर्शाता है, या साधनों के उस संयोग को दर्शाता है जिनके द्वारा अगर उत्पादन किया जाए तो उत्पादन की लागत जो है वो न्यूनतम होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विस्तार पथ उत्पादन के विभिन्न स्तर पर उत्पादक के संतुलन को दर्शाता है जहां उसके उत्पादन की लागत न्यूनतम होती है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और रिज लाइन के बारे में डिस्कस करते हैं। आइसोक्वेंट कर्व की जब हमने विशेषताएं डिस्कस की थी तो हमने ये कहा था कि आइसोक्वेंट कर्व जो है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है और नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। कुछ विशेषताएं हमने देखी थी, लेकिन वास्तव में जो आइसोक्वेंट कर्व है उसका शेप जो होती है वो ओवल शेप होता है। यानी जरूरी नहीं कि जो कॉम्बिनेशन हमने दिखाए थे, ये जो पोर्शन हमने वहाँ डायग्राम में दिखाया था, नॉर्मली हम ये वाला पोर्शन डायग्राम में दिखाते हैं, जो हमने आइसोक्वेंट कर्व ड्रॉ किए हैं वो ऐसे हैं, लेकिन वास्तव में आइसोक्वेंट कर्व इस तरीके के होते हैं। अब अगर इस आइसोक्वेंट कर्व के अलग अलग बिंदुओं पर हम इस आइसोक्वेंट कर्व का ढलान देखें तो यहाँ पे ये इसका हर बिंदु जो है वो 100 यूनिट का प्रोडक्शन दिखाता है, लेकिन इस बिंदु पर भी 100 यूनिट का प्रोडक्शन है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ढलान देखें तो ये स्लोप नेगेटिवली स्लोप्ड है। अगर हम थोड़ा नीचे मूव करें ई से, अगर हम अगले पॉइंट पर जाएं, एफ पॉइंट पे जाएं, तो ये स्लोप जो है और ज़्यादा इलास्टिक हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ये स्लोप। अगर ई एफ से हम आगे के किसी पॉइंट पे जाते हैं, मान लो हम गए जी पॉइंट पे, तो ये नेगेटिव है, लेकिन इसका स्लोप जो है वो काफ़ी कम हो गया है। इस
आइसोक्वेंट कर्व जो 100 यूनिट के प्रोडक्शन को दिखाता है, जब इसके हम जी पॉइंट से और आगे बढ़ना शुरू होंगे तो एक स्थिति ऐसे आएगी, अगर हम ई से एफ पॉइंट पे आ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम कैपिटल का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं और लेबर का कंजम्पशन जो है वो घटा रहे हैं। एफ से जी भी हम यही कर रहे हैं, लेबर का कंजम्पशन जो है वो घटा रहे हैं और कैपिटल का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस आइसोक्वेंट कर्व पे जब हम आगे मूव करेंगे तो एक स्थिति ऐसे आएगी कि जब हम लेबर का जो यूज है वो भी बढ़ा रहे हैं और कैपिटल का यूज भी बढ़ा रहे हैं। अगर हम जी से एच पॉइंट पे जाते हैं तो हमने लेबर भी ज़्यादा यूज किया है और हमने कैपिटल भी ज़्यादा यूज की है। अगर यहाँ जाएं तो हमने इतनी मात्रा में कैपिटल ज़्यादा यूज की है और इतनी मात्रा में हमने लेबर भी ज़्यादा यूज किया है। इसका अर्थ ये हुआ, और उत्पादन की मात्रा कितनी है, 100 ही है। अगर हम कोई भी समझदार उत्पादक जो है वो एच बिंदु पर उत्पादन नहीं करना चाहेगा। क्यों नहीं करना चाहेगा? क्योंकि एच बिंदु पर जो उसके उत्पादन जो प्राप्त होगा वो 100 होगा, लेकिन उससे कम साधनों पर वो जी बिंदु पर उत्पादन कर सकता है। कोई भी समझदार उत्पादक, एक रैशनल प्रोड्यूसर उस स्थिति में उत्पादन नहीं करेगा जब वो साधनों की मात्रा को तो बढ़ाए लेकिन उत्पादन की मात्रा वही रहे, तो वो साधनों की मात्रा को नहीं बढ़ाना चाहेगा। इसका मतलब जो एच बिंदु है वहां पर कोई भी एक समझदार उत्पादक उत्पादन नहीं करेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये आइसोक्वेंट कर्व क्योंकि एक ओवल शेप्ड है, तो इस शेप का कुछ हिस्सा ऐसा है जहां पर उत्पादन करना रैशनल नहीं है। एक समझदार उत्पादक वहां उत्पादन नहीं करेगा। तो जब हम यहाँ ई बिंदु पे एक समझदार उत्पादक उत्पादन करेगा, यहाँ भी करेगा, यहाँ भी करेगा और इन पॉइंट्स पे मूव भी हो सकता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि उससे आगे वो उत्पादन नहीं करेगा। एक लिमिट इसकी आ जाएगी जहां पर वो उत्पादन नहीं करेगा। यानी अगर उस एक लाइन मैंने यहाँ ड्रा किया जिसको मैंने आर पॉइंट का नाम दिया है, ये जो आर पॉइंट है इसके लेफ्ट में तो एक समझदार उत्पादक उत्पादन करेगा लेकिन राइट में उत्पादन नहीं करेगा। इसका मतलब जो आर के राइट वाले पॉइंट्स हैं, ये जो हिस्सा है सम उत्पादन वक्र का, वो एक समझदार उत्पादक के लिए यूज नहीं होगा। इसको हम अनइकोनॉमिक रीजन कह सकते हैं कि यहां पर उत्पादन करना इनएफिशिएंट होगा। इसी तरीके से अगर हम ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करें, ऊपर की तरफ जाना शुरू करें, तो यहां भी एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से ऊपर एक समझदार उत्पादक अपना उत्पादन करना नहीं चाहेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि आर और R1 के बीच का ये वाला जो कर्व है, ये तो इकोनॉमिक रीजन है जहां एक समझदार उत्पादक, एक रैशनल प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ये इसके राइट में, यहाँ पे इसके राइट में और इसके राइट में ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ एक समझदार उत्पादक उत्पादन नहीं करेगा। तो जो R1 और R जो बिंदु हैं वो एक आइसोक्वेंट कर्व को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक उसका वो जो रैशनल प्रोड्यूसर जहाँ पे प्रोड्यूस करेगा और एक हिस्सा जहाँ पे वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम एक आइसोक्वेंट मैप ड्रा करते हैं। हमने पहले 100 यूनिट का आइसोक्वेंट कर्व लिया और हमने ये जो पॉइंट्स ले लिए कि ये इकोनॉमिक रीजन है जो R और R1 के बीच का है। ये वाला जो हिस्सा है ये इकोनॉमिक रीजन है, यहाँ पे प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन एक अगर हम ऊंचे उत्पादन सम उत्पादन वक्र पे जाएं 200, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स होंगे जहाँ से आगे उत्पादक उत्पादन नहीं करना चाहेगा। अगर हम और ऊपर जाएंगे तो भी एक स्थिति ऐसी होगी जहाँ एक समझदार उत्पादक उत्पादन नहीं करना चाहेगा। अगर 400 पे जाएंगे फिर कुछ पॉइंट्स होंगे हमारे पास। अगर हम इन सारे पॉइंट्स को मिला दें, जो डॉटेड लाइन्स हैं, जैसे हमने मिला दिया, यहाँ पे एक रेड लाइन से मिलाया, ये R1 का ऊपर का हिस्सा, और नीचे वाले पॉइंट्स को भी मिला दें। OA जो है इस एक लाइन खींची, नीचे हम OB लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो एरिया है इसके बीच का, ये एरिया हमने अभी भी डिस्कस किया, यहाँ समझदार उत्पादक जो है वो उत्पादन करेगा, यानी ये उत्पादन का एफिशिएंट तरीका होगा यहाँ उत्पादन करना। लेकिन अगर इससे बाहर उत्पादन करता है एक उत्पादक तो वो इनएफिशिएंट तरीका होगा। तो ये जो लाइन है जो हमने ड्रॉ की है OA और OB, इन लाइंस को हम रिज लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिज लाइन कहते हैं। रिज लाइन वो लाइन होती हैं जहां फैक्टर्स का मार्जिनल प्रोडक्ट या तो जीरो होता है या नेगेटिव होता है। इस तरीके से इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि सम जो रिज लाइन्स होती हैं वो लाइन होती हैं कि जहां पर फैक्टर्स का मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो जीरो होता है, यानी उससे अगर आगे जाएंगे तो ये नेगेटिव शुरू हो जाएगा। रिज लाइन्स आर दोज लाइन्स locus of those points on the isoquant curve where marginal product of the factors are zero। वहाँ जीरो होगा, इससे बाहर की साइड में वो नेगेटिव होगा। तो अगर इस एरिया को हम
डार्क कर दें, फिलअप कर दें, तो हम देख सकते हैं ये जो है ये हमारा इकोनॉमिक रीजन है प्रोडक्शन का, इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन है, और इसके बाहर का जो एरिया है दोनों साइड का ये हमारा अनइकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन है। जो इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन है वहाँ पर प्रोडक्शन टेक्निक्स जो हैं वो एफिशिएंट हैं, यानी ये जो रिज लाइन है इनके अंदर में एफिशिएंट जो टेक्निक है प्रोडक्शन की, लेकिन इसके बाहर जो प्रोडक्शन की टेक्निक हैं वो इनएफिशिएंट हैं आउटसाइड दिस रिज लाइन। जो हमारे उत्पादन का तरीका है वो अकुशल है, इनएफिशिएंट। तो इस तरीके से हम रिज लाइन को परिभाषित कर सकते हैं। रिज लाइन क्या है? रिज लाइन वो रेखाएं हैं जो उत्पादन के आर्थिक क्षेत्र को अनार्थिक क्षेत्र से अलग करती हैं। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम आइसोक्रोनट कर्व का प्रयोग करते हुए रिटर्न टू स्केल को दिखा सकते हैं। रिटर्न टू स्केल यूजिंग आइसोक्रोनट हम किस तरीके से उसको दिखा सकते हैं। इस पे आगे बढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि रिटर्न टू स्केल होती क्या है। रिटर्न टू स्केल जो है वो बेसिकली 3 तरीके के रिटर्न टू स्केल होते हैं। स्केल से हमारा अभिप्राय है उत्पादन का आकार कम है या ज़्यादा है। अगर हम उत्पादन का आकार बढ़ाते हैं, मान लो किसी कारखाने में 1000 यूनिट का प्रोडक्शन होता है, वो एक 1000 उसकी स्केल है, लेकिन अगर हम उसको अपस्केल करके 3000 प्रोडक्शन की लिमिट कर दें तो इसका मतलब उसकी स्केल जो है वो बढ़ गई है। तो जब स्केल बढ़ती है तो उसके रिटर्न्स क्या होते हैं? तो रिटर्न्स टू स्केल जो है वो बेसिकली हमें ये बताती है कि जब पैमाने उत्पादन का पैमाना बढ़ाया जाता है, उसका आकार बढ़ाया जाता है, तो उस आकार के बढ़ने से हमें कौन से रिटर्न मिलते हैं। 3 तरीके के रिटर्न हो सकते हैं। पहला हमारा हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिल सकते हैं। वो कब मिलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल? जब आउटपुट, क्योंकि हमने पैमाने का आकार बढ़ाया, जब आउटपुट जो बढ़ी उसका जो रेशियो है वो इनपुट के बढ़ने के रेशियो से ज़्यादा है। मान लो हमने इनपुट्स को दुगना कर दिया, किसी कारखाने में जितने भी इनपुट्स हैं, कैपिटल और लेबर है, सबको दुगना कर दिया, जितनी मशीनें हैं सब दुगनी कर दी, और उत्पादन दुगने से ज़्यादा बढ़ जाए, तब हम कहेंगे कि हमें पैमाने के बढ़ते प्रतिफल मिल रहे हैं। देज आर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसके विपरीत अगर हम उत्पादन के साधनों को 2 गुना बढ़ाते हैं और उस कंडीशन में जो उत्पादन की मात्रा है वो दुगने से कम बढ़ती है, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि हमें जो पैमाना बढ़ाने के जो प्रतिफल मिले वो घटते हुए हैं। दीज आर नोन एज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसी तरीके से कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब है कि जब हमने जो इनपुट्स हैं उनको जिस रेशियो में बढ़ाया, आउटपुट भी उसी रेशियो में बढ़ जाए। अगर हमने साधनों को दुगना किया तो उत्पादन की मात्रा भी अगर दुगनी हो जाए तब हम कहेंगे कि वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। ये आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में जो हम जानना चाहते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आइसोक्रोनट कर्व्स को यूज करते हुए रिटर्न टू स्केल को किस तरीके से हम ग्राफिकली दिखा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को दिखाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा IQ है, आइसोक्रोनट कर्व जो 100 यूनिट का प्रोडक्शन दिखाता है। ये हमारा आइसोक्रोनट कर्व है जो 210 यूनिट का प्रोडक्शन दिखाता है। और तीसरा हमारा आइसोक्रोनट है जो 450 यूनिट का प्रोडक्शन दिखाता है। ये मैंने जानबूझ के ये अमाउंट दी है, जो A और B और C की जो अमाउंट है, इसको आइसोक्रोनट कर्व को हमने जानबूझ के इस तरीके से रखा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इनपुट्स दिखाएंगे, ये हमारी इनपुट्स हैं A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट, इन अलग अलग आइसोक्रोनट कर्व पे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम A बिंदु से B बिंदु पर गए तो हमने जो इनपुट्स हैं ये 2 से 4 कर दी, यहाँ भी 2 से 4। इसका मतलब इनपुट्स को हमने दुगना किया। उत्पादन क्या हुआ हमारा 100 से बढ़ के 210, यानी दुगने से ज़्यादा बढ़ गया। तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स है। इसी तरीके से जब हम B से C पॉइंट पे जाते हैं तो उस कंडीशन में हमारा B से C पर जब जाएंगे तो 1.5 गुना बढ़ेंगे इनपुट्स, और उत्पादन जो है वो हमारा 1.5 गुना से ज़्यादा बढ़ा है। तो उस कंडीशन में हमें इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। कहने का अर्थ ये है कि जब अगर हमें पैमाने के बढ़ते प्रतिफल दिखाने हैं तो हम आइसोक्रोनट कर्व इस तरीके से ड्रा करेंगे कि जो इनपुट्स में बढ़ोतरी है, ये इनपुट्स में जो होने वाली इनपुट के रेशियो में जो बढ़ोतरी है उससे ज़्यादा मात्रा में आउटपुट बढ़े, जैसा कि इस ग्राफ के द्वारा हमने दिखाया है। आइसोक्रोनट को हमने 100 रखा, इसको हमने 210 रखा और इसको हमने 450 रखा। तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, यानी उत्पादन जो है वो साधनों के अनुपात में होने वाली वृद्धि से ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है। जैसे यहाँ से A से B पॉइंट पे दो गुना हुआ था, तो जो हमारा उत्पादन है वो दुगने से ज़्यादा हुआ था। तो इस तरीके से आप इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जो है वो दर्शा सकते हैं।
अब अगर हमें कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल दर्शाने होते तो इसी डायग्राम को हम यूज कर सकते थे। केवल हमें क्या चेंज करना होगा, हमें जो उत्पादन आइसोक्वेंट कर्व है उनकी मात्रा को हमें चेंज करना होगा। यहाँ पे 100 था, 200, उत्पादन डबल हो, साधन जो इनपुट्स हैं वो डबल हुई हैं तो उत्पादन भी डबल हो गया, सेम मात्रा में बढ़ा। इसी तरीके से ये अगर हम बी से सी पॉइंट पे जाएंगे तो हमारा उत्पादन जो है वो 8 गुना बढ़ा और इनपुट्स जो हैं वो भी हमारी 1.5 गुना बढ़ी। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये जो पैमाना है उसके समान प्रतिफल है। तो पैमाने के समान प्रतिफल अगर दिखाने हो तो हम इनपुट्स जिस रेशो में चेंज करें, आउटपुट आइसोक्वेंट भी हम उसी रेशो में चेंज होते हुए दिखाएं तो हम कहेंगे कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। इसी तरीके से अगर हमें डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल दिखाने हो तो इसी डायग्राम में केवल आइसोक्वेंट्स की अमाउंट को चेंज करके हम दिखा सकते हैं। जैसे अगर हम ए से बी बिंदु पर जाते हैं तो हमारी जो इनपुट्स हैं वो दुगनी हुई हैं और हमारी जो आउटपुट है वो दुगने से कम बढ़ी है, 100 से 180 हुई है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी इनपुट डबल हुई है लेकिन आउटपुट डबल से कम बढ़ी है, दुगने से कम बढ़ी है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि हमें पैमाने के घटते प्रतिफल मिलते हैं। अगर हम थोड़ा और आगे इसको दिखा सकते हैं 3 के द्वारा, तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम बी पॉइंट से सी पॉइंट की तुलना करें या हम ए पॉइंट से सी पॉइंट की भी तुलना कर सकते हैं, 3 गुना बढ़ी हमारी। जो ए पॉइंट से सी पॉइंट पर अगर हम जाएं तो हमारे साधन 3 गुना बढ़े लेकिन उत्पादन की मात्रा जो है वो 3 गुना से कम बढ़ी है। तो हम कहेंगे कि हमें पैमाने के घटते प्रतिफल मिल रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि पैमाने के प्रतिफल अगर हमें आइसोक्वेंट कर्व के द्वारा दिखाने हो तो हमें क्या दिखाना है कि जो लेबर और कैपिटल जिस रेशियो में चेंज हो, आउटपुट जो है उसी हिसाब से, अगर इंक्रीजिंग रिटर्न है तो उस रेशियो से ज़्यादा बढ़ती हुई दिखनी चाहिए, अगर कांस्टेंट रिटर्न है तो सेम इनपुट और आउटपुट के बढ़ने का रेशियो सेम होना चाहिए, और अगर घटते प्रतिफल हैं तो वो कम होगा, जैसा कि हम इस ग्राफ के द्वारा देख सकते हैं। अब ये थे डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। आइसोक्वेंट कर्व का प्रयोग करते हुए हम रिटर्न्स टू ए फैक्टर भी दिखा सकते हैं, लेकिन उसको शुरू करने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि जो रिटर्न टू स्केल हैं वो केवल लॉन्ग रन में उत्पन्न होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो हम कैपिटल को भी बढ़ा रहे हैं और लेबर को भी बढ़ा रहे हैं, यानी दोनों फैक्टर जो है वो हमने वेरिएबल माने हैं, लेकिन वास्तव में ये केवल दीर्घ काल में हो सकता है। तो रिटर्न टू स्केल हम ये कहते हैं कि दीर्घ काल में राइज होते हैं, और इस तरीके से इसको हम आइसोक्वेंट कर्व का प्रयोग करके दिखा सकते हैं। अब हम रिटर्न्स टू ए फैक्टर भी दिखा सकते हैं आइसोक्वेंट का प्रयोग करते हुए, जैसा कि हमने रिटर्न टू ए स्केल में डिस्कस किया था कि जब हम सात पैमाने का आकार बढ़ाते हैं, यहाँ पे हम पैमाने का आकार नहीं बढ़ा सकते क्योंकि जो रिटर्न टू ए फैक्टर है वो अल्पकाल में लागू होते हैं। तो अल्पकाल में हम केवल एक साधन को, कुछ साधन हैं जिनको हम नहीं बढ़ा सकते, कुछ ही साधनों को बढ़ा सकते हैं। नॉर्मली हम ये मानते हैं कैपिटल जो है वो एक फिक्स फैक्टर है और लेबर जो है वो वेरिएबल फैक्टर है, तो हम केवल लेबर को बढ़ा सकते हैं, कैपिटल को नहीं बढ़ा सकते। तो यहाँ पे रिटर्न टू ए फैक्टर हैं, तो लेबर को बढ़ाने के कारण जितना हम लेबर की मात्रा में वृद्धि करते हैं उसके फलस्वरूप उत्पादन में कितनी बढ़ोतरी होती है, उसके प्रतिफल भी 3 हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि हमें इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर मिले, साधन के बढ़ते प्रतिफल मिले। साधन के बढ़ते प्रतिफल हमें कब मिलेंगे, जब हम साधन की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करेंगे। जो परिवर्तनशील साधन है उसकी जब हम अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करेंगे तो जो हमारी आउटपुट है वो बढ़ती दर से बढ़े, यानी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है लेबर का वो बढ़ता रहे हर एडिशनल यूनिट के साथ। तो हम कहते हैं कि उस फैक्टर को या लेबर को इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर मिल रहे हैं, साधन के बढ़ते प्रतिफल मिल रहे हैं। इसके विपरीत अगर हम एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इंप्लॉय करते हैं, यानी लेबर की मात्रा को हम बढ़ाते हैं और हर बढ़ी हुई लेबर की मात्रा के साथ जो उत्पादन है वो घटती रेट से बढ़ता है, बढ़ता तो है लेकिन उसके बढ़ने की रेट हर नई लेबर की यूनिट के साथ घटती जाती है, तो उसको हम कहते हैं कि हमें पैमाने के साधन के घटते प्रतिफल मिल रहे हैं। इसी तरीके से हम साधन के समान प्रतिफल भी मिल सकते हैं कि हर एडिशनल लेबर का जो कंट्रीब्यूशन है वो एक समान रहे। जब हम एक परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करें तो उसके फलस्वरूप उत्पादन जो है वो कांस्टेंट रेट से बढ़े, एक समान दर से बढ़े, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि वो रिटर्न टू फैक्टर्स जो है उसके वो कांस्टेंट है, वो समान। अब हम इन तीनों को, जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर हैं, कांस्टेंट रिटर्न टू ए फैक्टर है और डिक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर है, उसको भी एक डायग्राम के द्वारा दर्शा सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं।
आइए अब हम साधन के बढ़ते प्रतिफल को दर्शाने का प्रयास करते हैं विद द हेल्प ऑफ आइसोक्वेंट। जैसा कि हम जानते हैं, साधन के प्रतिफल जो हैं वो अल्पकाल में प्राप्त होते हैं और अल्पकाल में कैपिटल जो है वो स्थिर रहती है और केवल लेबर की मात्रा को हम चेंज कर सकते हैं। मान लो कैपिटल की मात्रा जो है वो ओके के बराबर है। कैपिटल की मात्रा को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम लेबर की मात्रा को बढ़ाते हैं, अगर हम एक्स एक्सिस पे राइट में मूव करेंगे तो लेबर की अमाउंट बढ़ती जाएगी, लेकिन कैपिटल की अमाउंट जो है वो स्टेबल रहेगी। तो अगर हम अलग अलग आइसोक्वेंट यहाँ पे दिखाएं, जैसा कि हमने ड्रॉ किया आइसोक्वेंट 100 यूनिट का। अब 100 यूनिट से अगर हमें 200 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, यानी ई से अगर हमें एफ पॉइंट अगर हमें 100 यूनिट से 200 यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें लेबर को ई से एफ के इक्विवेलेंट बढ़ाना होगा। यानी जब हम ई से ई एफ के बराबर लेबर को बढ़ाएंगे तो हमारा उत्पादन जो है वो बढ़कर 200 यूनिट हो जाएगा। अब अगर हम 200 से 300 यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हमें जो एडिशनल लेबर लगाना पड़ेगा वो एफ जी के बराबर लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम उत्पादन को 300 से बढ़ा के 400 करना चाहते हैं तो हमें जो एडिशनल लेबर लगाना पड़ेगा वो जी एच के बराबर लगाना पड़ेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि पहले 100 यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें जो लेबर यूज बढ़ाना पड़ेगा वो ई एफ के बराबर बढ़ाना पड़ेगा, और दूसरे 100 यूनिट के लिए बढ़ाने के लिए हमें एफ जी के बराबर लेबर बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर इन दोनों को आप कंपेयर करें ई एफ और एफ जी को, तो हम पाएंगे कि ई एफ ज़्यादा है और एफ जी हमारे पास कम है। यानी पहले 100 यूनिट से जो हमारा प्रोडक्शन बढ़ा पहले 100 यूनिट के लिए जो हमने लेबर यूज किया वो ई एफ के बराबर यूज किया, जो ज़्यादा है अगले 100 यूनिट के लिए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो एफ से जी एफ जी जो लेबर है उसकी उत्पादकता ई एफ लेबर से ज़्यादा है। यानी उत्पादन में कंट्रीब्यूशन जो ई एफ लेबर का है उससे ज़्यादा उसके इक्वल है वैसे तो, लेकिन क्योंकि ईएफ की मात्रा ज़्यादा है इसलिए जो लेबर की उत्पादकता है वो ईएफ वाले रीजन में कम है और एफजी वाले रीजन में ज़्यादा है। इसी तरीके से जब हम जी से एच पॉइंट पे जाएंगे तो हम और कम मात्रा में लेबर यूज करेंगे, लेकिन हमारा उत्पादन वही 100 यूनिट बढ़ जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो और ज़्यादा है। इसका अर्थ ये हुआ जो जो हम लेबर की ज़्यादा मात्रा का प्रयोग करते जाते हैं, लेबर की जो उत्पादकता है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस अवस्था में पैमाने साधन के बढ़ते प्रतिफल प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, अगर हमें साधन के बढ़ते प्रतिफल दिखाने हो तो हमें इक्वल अमाउंट में आउटपुट बढ़ानी है और इनके गैप को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जो पहला 100 यूनिट के लिए लेबर की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा हो, दूसरे 100 के लिए उससे कम हो और तीसरे 100 के लिए उससे कम हो। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हमें उस साधन को बढ़ते प्रतिफल प्राप्त हो रहे हैं। यानी क्योंकि हम लेबर की मात्रा को बढ़ाते हैं इसलिए श्रम को बढ़ते प्रतिफल प्राप्त हो रहे हैं। इस तरीके से हम इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर दिखा सकते हैं। मान लो अगर हमें समान प्रतिफल दिखाने हैं, साधन के अगर समान प्रतिफल दिखाने हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो लेबर का वो एक समान रहेगा। वही डायग्राम जो हमने पहले ड्रा किया था उसको फिर से ड्रॉ करते हैं। कैपिटल की मात्रा को हमने स्थिर मान लिया है ओके के बराबर। 100 यूनिट के प्रोडक्शन के लिए हम के ई लेबर का यूज़ करते हैं। अगर हमें 200 यूनिट का प्रोडक्शन करना है तो हम ए एफ के बराबर लेबर यूज करेंगे, यानी लेबर में ई एफ की बढ़ोतरी करनी होगी। इसी तरीके से जब हम 300 का प्रोडक्शन करेंगे तो लेबर में हम एफ जी की बढ़ोतरी करेंगे, और अगर 400 का प्रोडक्शन करना है तो हम लेबर में जो है वो जी एच के बराबर बढ़ोतरी करेंगे। अब क्योंकि हमें साधन के समान प्रतिफल दिखाने हैं इसलिए हमने इन आइसोक्वेंट कर्व को इस तरीके से ड्रा करना है कि जो गैप है, जो हमारी कांस्टेंट कैपिटल की जो लाइन है वहाँ पर जो गैप है लेबर का वो हर 100 के लिए एक समान हो। यानी ई एफ एफ जी और जी एच अगर एक समान हो तो उस कंडीशन में हमें कांस्टेंट रिटर्न टू ए फैक्टर मिलेंगे। यानी उस साधन का सीमांत उत्पादन है वो स्थिर रहेगा, हर एडिशनल लेबर जो कंट्रीब्यूट करेगा वो एक समान होगा। तो हम कहते हैं कि हमें कांस्टेंट रिटर्न टू ए फैक्टर मिल रहे हैं। इसी तरीके से अगर हमें साधन के घटते प्रतिफल दिखाने हों तो हम क्या करेंगे, वही उसी ग्राफ को उसी तरीके से हम ड्रॉ करेंगे कि हमारी कांस्टेंट कैपिटल की लाइन है और जो जो हम राइट में जाएंगे लेबर के अमाउंट को बढ़ाते जाएंगे। 100 यूनिट के लिए हम लेबर यूज करेंगे के ई, 200 यूनिट के लिए हम यूज करते हैं
AF यानी EF मात्रा में हमें लेबर को बढ़ाना होगा। और अगर हम 300 का इनका प्रोडक्शन करते हैं तो हमें FG के बराबर लेबर बढ़ाना है। और इसके बाद अगर हम GH 400 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो हमें GH के बराबर लेबर को बढ़ाना होगा। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप पाएंगे पहले 100 के लिए हमने कम लेबर को यूज किया, दूसरे 100 के लिए उससे और ज़्यादा लेबर यूज करना पड़ा, 100 यूनिट को बढ़ाने के लिए FG के बराबर यूज करना पड़ा। और 300 से 400 यूनिट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें GH के बराबर लेबर बढ़ाना पड़ा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो लेबर की उत्पादकता है वो घट रही है, तभी तो हमें ज़्यादा लेबर यूज करना पड़ रहा है 100 यूनिट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। इसका अर्थ ये हुआ कि जो एडिशनल लेबर आ रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसकी जो उत्पादकता है वो घट रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लेबर है उसको घटते प्रतिफल मिल रहे हैं, जिसको हम साधन के घटते प्रतिफल कह सकते हैं। इस तरीके से हम साधन के बढ़ते प्रतिफल, साधन के समान प्रतिफल और साधन के घटते प्रतिफल को विद द हेल्प ऑफ आइसोक्वेंट दिखा सकते हैं, उसको दर्शा सकते हैं। ये तरीका है जिसको दिखाने का। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। इस वीडियो लेक्चर के आधार पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। रिटर्न टू स्केल और रिटर्न टू फैक्टर्स में अंतर बताएं। एक अंतर मैंने बताया था, रिटर्न टू स्केल जो है वो लॉन्ग टर्म में यूज होता है, दीर्घकाल में, क्योंकि दोनों साधनों को हम परिवर्तित करते हैं। स्केल अगर बढ़ानी है तो हमें सारे साधनों को बढ़ाना होगा और इसके कारण हम सारे साधन जो है वो लॉन्ग रन में बढ़ सकते हैं। जो शॉर्ट रन है उसमें कोई ना कोई साधन जो है वो स्थिर रहता है, तो केवल एक साधन को परिवर्तित करेंगे तो वो रिटर्न टू ए फैक्टर है। दोनों को हमें आइसोक्वेंट कर्व की सहायता से दिखाना है, जो हमने डिस्कस किया था उस तरीके से आप दिखा सकते हैं। थोड़ा टेक्टफुली आपको यूज करनी है, आइसोक्वेंट कर्व की जो वैल्यूज हैं वो यूज करनी है और उनका गैप यूज करना है। आप उसकी सहायता से रिटर्न टू स्केल और रिटर्न टू ए फैक्टर दिखा सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है रिज लाइन्स क्या हैं और किस तरीके से वो उत्पादन के आर्थिक क्षेत्र को अनार्थिक क्षेत्र से अलग करते हैं। रिज लाइन्स हमने डिटेल में डिस्कस की थी। रिज लाइन्स वो लाइन्स हैं जो एक आइसोक्वेंट कर्व पर जो उत्पादन का आर्थिक क्षेत्र है और अनार्थिक क्षेत्र है उसको अलग करती हैं। यानी इन पॉइंट्स पर जो मार्जिनल प्रोडक्ट है उस साधन का वो जीरो होगा इन लाइन्स पर, और इन लाइन के ऊपर की तरफ अगर हम जाएंगे तो वो नेगेटिव होगा। तो रिज लाइन्स को आपको डिफाइन करना है, होती क्या है, अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसा कि हमने। एक्सपेंशन पाथ, विस्तार पथ क्या है? विस्तार पथ क्या शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड में एक समान होता है? जो हमने ड्रॉ किया था, जो आपको दिखाया गया था, वो जो विस्तार पथ था वो लॉन्ग रन का था, उसमें दोनों साधन बढ़ रहे थे। लेकिन जो हमने रिटर्न टू ए फैक्टर दिखाए हैं उनको भी हम अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन के साथ दिखाएं तो वो शॉर्ट पीरियड का एक्सपेंशन पाथ भी बनाया जा सकता है, उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। हमने इस वीडियो लेक्चर में इसको ड्रॉ नहीं किया, लेकिन ये किया जा सकता है। कुछ ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है डबलिंग द फैक्टर इनपुट एंड डबल द आउटपुट इज ए केस ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। सही है, क्योंकि अगर साधनों की मात्रा को दुगना कर दिया जाए और उत्पादन भी दुगना हो तो वो साधन पैमाने के स्थिर प्रतिफल है। सही है। रिज लाइन को हम आइसोकोस्ट लाइन भी कहते हैं, ये गलत है, क्योंकि रिज लाइन्स और आइसोकोस्ट लाइन दोनों एक दूसरे के से अलग होती हैं, दोनों का कोई संबंध नहीं है। एक्सपेंशन पाथ फॉर शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड इज सेम, अभी अभी हमने डिस्कस किया, ये भी गलत है, दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में हम केवल एक साधन को बढ़ा सकते हैं, जबकि लॉन्ग पीरियड में हम दोनों साधनों को बढ़ा सकते हैं। लेस यूज ऑफ लेबर फॉर प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट देन द प्रीवियस वन इज नोन एज इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। अगर हम लेबर की एडिशनल यूनिट का प्रयोग करते हैं उत्पादन को बढ़ाने के लिए और कम मात्रा में करते हैं तो उसको हम इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर कहते हैं। सही है, हमने देखा था कि अगर हम जो एडिशनल लेबर सेम आउटपुट बढ़ाने के लिए एडिशनल लेबर को अगर कम यूज करते हैं और उत्पादन उतना ही बढ़ता है तो उस कंडीशन में हमें जो रिटर्न टू फैक्टर हैं वो इंक्रीजिंग मिलते हैं। ये कुछ फर्दर रीडिंग्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, आगे आप इसमें से रेफर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपके धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।